आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सी अमित कुमार रंजन। टैक्स प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आज हम बात करने वाले हैं 80C, 80CCC और 80CCD के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसके अंतर्गत आप 2 लाख से अधिक का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं सबसे पहले 80C से। 80C में सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 10% ऑफ अश्योर्ड सम का डिडक्शन आपको मिलेगा। ये अमेंडमेंट 1/4/2012 के बाद एप्लीकेबल है। अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं अंडर सेक्शन 80U या फिर आप स्पेसिफाइड डिजीज जो कि मेंशन है 80DDB में, उसके 15% ऑफ सम एश्योर्ड का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट जो है 1/4/2013 के बाद एप्लीकेबल है। इसमें से सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि LIC में 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिवाइव रखना होगा। मान लीजिए कि अगर आपका सिंगल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं तो आपको 2 साल तक वो रिवाइव होना चाहिए, और अगर आप कंटिन्यूअस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप 2 साल तक कंटिन्यूअस आपको प्रीमियम पे करना है ताकि आपकी पॉलिसी एक्टिव रहे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो बैंक आपको अलाउ करता है 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट आपको अलाउ करता है। उसके बाद आता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी कोर्ट अटैच नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है बैंक से लोन लिए और बाहर भाग गए, तो उस वाले केस में उसकी सारी संपत्ति को कोर्ट अटैच कर सकता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को कोर्ट अटैच नहीं कर सकती। इसमें एक एक्सेप्शन है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अटैच कर सकता है प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को भी। आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसको री इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है, और वो भी 80C में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, जिसमें आप अपने लिए या फिर अपने गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय भी आपको डिडक्शन मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, और जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं मिलता। यही बात पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी होता है। प्रोविडेंट फंड में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 80C में आपको डिडक्शन मिलता है। जो उस पर इंटरेस्ट अक्रूड होता है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होता है, और जो आपको मैच्योर होने के बाद जो अमाउंट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। अगला नंबर आता है यूलिप का, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का। किसका होना चाहिए? UTI का होना चाहिए या LIC म्यूचुअल फंड का होना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर आता है नोटिफाइड यूनिट ऑफ UTI या म्यूचुअल फंड। उसके बाद अगला नंबर आता है नोटिफाइड एन्युटी स्कीम ऑफ LIC या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी। इसमें हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं। LIC का है जीवन धारा और जीवन अक्षय। अदर इंश्योरेंस कंपनी का अगर बात करें तो उसका एग्जाम्पल है इमीडिएट एन्युटी प्लान ऑफ ICICI प्रूडेंशियल। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है टाटा AIG EG रिटायरमेंट प्लान। अगले नंबर पे आता है नोटिफाइड पेंशन प्लान ऑफ UTI या फिर म्यूचुअल फंड। इसका कुछ एग्जाम्पल है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ऑफ UTI, रिलायंस रिटायरमेंट फंड, कोठारी पायोनियर पेंशन प्लान। अगला नंबर आता है ट्यूशन फीस का। अगर आप अपने बच्चे का ट्यूशन फीस पे करते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का अलाउ होता है, और ये फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिया में सिचुएटेड हो। उसके बाद नंबर आता है नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड का। उसके बाद फिर है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं या टाइम डिपॉजिट करते हैं स्केड्यूल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में,
तो इसका भी डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें आप निवेश करते हैं तो इसका भी डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है अगर आप नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम या पेंशन फंड ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम या फिर होम लोन अकाउंट स्कीम। उसके बाद अगला नंबर आता है अप्रूव्ड डिवेंचर या इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में काम कर रहा हो या पावर सेक्टर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेफर एन्यूटी स्कीम जो कि नॉन कम्यूटेबल हो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आप एनपीएस टीयर 2 में इन्वेस्ट करते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर, तब भी आप एटीसी में उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट आपका सैलरी का 1/5 डिडक्ट करता है फॉर डेफर्ड एन्यूटी स्कीम, तो इस केस में भी आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है एनी स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करती है परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस का, या फिर एनी स्कीम ऑफ हाउसिंग बोर्ड constituted in India for planning, development, improvement of town and city। उसके बाद नंबर आता है अगर आपने होम लोन लिया है या हाउस लोन लिया है और उसका आप रिपेमेंट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं एटीसी के अंदर। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है अगर आप इससे रिलेटेड खर्चा करते हैं स्टैंप ड्यूटी में या रजिस्ट्रेशन फीस में या कोई अदर एक्सपेंस में, तो उसका भी डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। तो लगभग मैंने एटीसी के सारे डिडक्शन को क्लेम कर लिया है। इसमें मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एलआईसी की बात करी थी, पीपीएफ की बात करी थी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात की थी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की बात की थी। तो इस वाले केस में आप या तो अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं या अपने स्पाउस के लिए इन्वेस्ट करते हैं या अपने किसी भी चाइल्ड के लिए भी निवेश करते हैं, उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में या फिर शेड्यूल बैंक में, तो उस वाले केस में आपको 5 साल तक का करना होता है। अगर उससे पहले अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो जिस साल आप विड्रॉ करते हैं उस साल टैक्सेबल हो जाता है वो सारा अमाउंट जो आपने पहले एज ए डिडक्शन अंडर एटीसी क्लेम किया था। फिर मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात की थी, उसको भी आपको 5 साल तक निवेश करना है। अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो उस साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आप विड्रॉ करेंगे, और जो भी डिडक्शन आपने पहले क्लेम किया था वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। फिर मैंने बात की थी हाउस लोन रिपेमेंट की। इस वाले केस में आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि जिस हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लोन लिया है, जिसका आप रिपेमेंट कर रहे हैं, उसको आपको 5 साल तक ट्रांसफर नहीं करना है, यानी कि आपको सेल नहीं करना है। अगर आप 5 साल के भीतर उसे सेल कर देते हैं तो जिस साल आप सेल करेंगे उसी साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने पहले डिडक्शन क्लेम किया है एटीसी में वो उस साल का इनकम बन जाएगा जिस साल आपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। तो हमने एटीसी के सारे डिडक्शन को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं 80CCC की ओर। 80CCC होता है अगर आप पेंशन फंड ऑफ एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख। उसके बाद आता है 80CCD। ये बात करता है नेशनल पेंशन स्कीम की, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इसका भी आप अप टू 1.5 लाख डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं 80C, 80CCC और 80CCD1 ये तीनों मिलाकर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 80C के अंतर्गत 1.5 लाख से ज़्यादा का निवेश कर दिया। मान लीजिए पीपीएफ में आपने 1.5 लाख का निवेश किया और एलआईसी में आपने 50,000 का निवेश कर दिया, तो टोटल आपका निवेश हो गया 2 लाख। लेकिन आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होगा वो होगा 1.5 लाख का।
80 CCD में आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख के अलावा आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80 CCD में एक बात और है कि अगर आपका एम्प्लॉयर न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन स्कीम यानी अटल पेंशन योजना में निवेश करता है तो जितनी आपकी सैलरी है उसका 10% तक आप 80 CCD में और क्लेम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो इस केस में जो 10% का जो लिमिट है वो 14% हो जाता है। यानी मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो 80 CCD में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 10 लाख का 14% यानी 1,40,000 का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि 80 CCC और 80 CCD ये तीनों मिलाकर आप 2 लाख का प्लस जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है नेशनल पेंशन स्कीम में वो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका जो लिमिट है वो है सैलरी का 10%। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 10% नहीं, आपको 14% तक का डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने आज का वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आप 2 लाख से अधिक का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में 80C, 80CCC और 80 CCD पूरी तरह से कवर करने का कोशिश किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वीडियो भी बनाएंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कंपनी के ग्रुप में, अपने परिवार के ग्रुप में, ताकि इसका मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा सकें और 2 लाख से अधिक का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकें। और कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकें। ऐसे ही टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें और सारी टैक्स प्लानिंग और टैक्स इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।